नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है मणिपुर जल रहा है। इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। जिन वजहों से मणिपुर में आग लगी है, अपने ही बेटियों को नग्न करके परेड कराने पर जो समुदाय समाज मजबूर हुआ है, वह किस आधार पर है, उसका कारण क्या है। और एक बात जरा अपने दिमाग के किसी कोने में रख करके सोचें कि अगर यही स्थिति पूरे देश भर में उत्पन्न हो जाती है तो उस कारण का निवारण क्या है। मित्रों, देश का सारा विपक्ष मोदी सरकार और मोदी को मणिपुर पर घेर रहा है। सभी लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर मौन क्यों है। आखिर हर बात पर बेमतलब के बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस देश को 10 साल तक मौन मोहन मिले थे, जो मौन रहते थे, और अब अगला 10 साल है वो बेमौन मोहन मिले हैं, जो मौन ही नहीं रहते हैं। मतलब पहले वाले प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं थे और ये वाले चुप नहीं रहते हैं। लेकिन हमेशा बोलने वाला आदमी, हर मुद्दे पर बोलने वाला आदमी, गुरु नानक और कबीर को एक साथ बैठ करके चाय पिलाने वाला आदमी मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिस पर मणिपुर पर मुंह खोलने से मना कर रहा है। और क्यों विपक्ष बार बार मणिपुर पर बयान देने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा है, आदेश कर रहा है, मांग कर रहा है। हम पहले जाते हैं मई के उस घटना पर, जब मणिपुर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश महोदय ने वहां पर आरक्षण पर एक अध्यादेश, आदेश और ऑर्डर पास किया। वह किस वजह से किया वो अभी बहस का मुद्दा नहीं है। वो भी एक चिंता का विषय है कि उस जज महोदय को क्या खुंदक थी, क्या बात थी, किस मनोदशा में थे, वो एक अलग मामला चला जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज मणिपुर के कारण और निवारण पर बात है, इसीलिए उस कारण पर आ रहा हूं। कारण था एक समाज को आरक्षण देना न देना, एक समाज का आरक्षण बरकरार रखना न बरकरार रखना। मतलब मूल आधार जो इस हिंसा का है वो है आरक्षण। एक समाज जिसको आरक्षण मिला हुआ है, दूसरा समाज जिसको नहीं मिला हुआ है। वहां दोनों समुदाय की अपनी भौगोलिक परिस्थिति, अपनी सामाजिक परिस्थिति है, अपना रहन सहन है। लेकिन कोर्ट के एक आदेश पर उनमें दबी हुई लावा फूट करके बारूद का काम किया, और उसका नतीजा है कि आज मणिपुर जल रहा है। महीनों से वहां पर व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि जो लोग अब झगड़े में नहीं हैं, उनके यहाँ जीवन के रोज रोज इस्तेमाल होने वाले सामग्री की अकाल पड़ गई है। मतलब किसी के रसोई में आटा नहीं है तो किसी का दाल नहीं है, किसी का चावल नहीं है। मान लो अगर कोई कहीं से इन सब चीजों को जुगाड़ लिया तो पकाने के लिए गैस नहीं है, ईंधन नहीं है। मतलब स्थिति अत्यंत ही भयावह, दुखने वाला और चिंताजनक है। यह इसकी पृष्ठभूमि है आरक्षण। आरक्षण है नहीं है, क्या है, देना उचित है नहीं उचित है, यह बात मैं नहीं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं यह आगाह करना चाहता हूं आप सबों को कि मणिपुर का एक समाज जो यह आस लगाए बैठा था कि आरक्षण से मुझे भी कुछ उम्मीद जगेगी, जब उसके उम्मीदों पर कुठारघात होता हुआ प्रतीत हुआ तो वो हिंसक हो गया। लोकतंत्र में या किसी भी सभ्य समाज में किसी भी बात को रखने के लिए, विरोध करने के लिए हिंसा का सहारा लेना ना तो कानूनन जायज है, ना ही व्यवहारिक जायज है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जो लोग जले हैं, जो लोग मरे हैं, जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी संपत्तियां नाश नुकसान हुई है, वो सब आपके स्वयं के लोग हैं, मतलब मणिपुर के लोग हैं। वहां बलिया, छपरा, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बारा, बक्सर का कोई आदमी नहीं गया है। वो लोगों का वहां कोई नुकसान क्षति नहीं है। नुकसान क्षति आपका अपना ही हुआ है। स्थिति कितनी विकट हो गई है इस आरक्षण के आग से, आपको एक कहानी बताता हूं। आज समाचार चैनल पर देखा, मतलब मैतेई और कुकी समाज पर वह विवाद है।
एक लड़की जो कुकी समाज की है वो मैतेई समाज के लड़के के साथ शादी की थी। 6-7 साल से उसके 3 बच्चे हैं, मतलब 2 बाहर हैं, 1 अंदर है, मतलब एक माँ के भी गर्भ में है, पल रहा है। 5 तारीख तक वो अनभिज्ञ थे कि हमको कौन पूछेगा, हम तो पति पत्नी है, और आगाध प्यार दोनों में था। लेकिन जब कोहराम हुआ और वहां उन लोगों को कैंप में जाने पर मजबूर होना पड़ा, तो समाचार चैनलों के हिसाब से जो लड़की का वीडियो बयान है, मतलब समाचार ने अपना ओपिनियन नहीं बताया, लड़की की वीडियो बयान के आधार पर मैं कह रहा हूं जो सत्य ही है, कि जब वो मैतेई वाले में गई उसके पति के साथ, तो उसका आधार कार्ड देखा गया तो आधार कार्ड पर कुकी लिखा था। तो कैंप वालों ने बोला कि नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते। उसने कैंप वालों से कहा कि भाई मैं इनकी पत्नी हूँ, हम दोनों आदमी के मिलकर 2 बच्चा है, एक गर्भ में है, मैं अपने पति को छोड़ करके कहाँ जाऊंगी। तो मैतेई समाज के कैंप संचालकों ने कहा कि नहीं, यहाँ सिर्फ मैतेई लोग रह सकते हैं, कुकी नहीं रह सकते, मेरा तो झगड़ा ही है। मतलब जो समुदाय प्यार से रह रहा था, पति पत्नी के ऐसा मीठा मधुर और अपनत्व वाले रिश्ते में था, उसको भी वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया। वो कुकी समाज के कैंप में विरह के आग में जल रही है और ये मैतेई समाज के कैंप में विरह का आग में जल रहा है। मतलब ये अपने बच्चे से नहीं मिल सकता और वो अपने पति से नहीं मिल सकता। पति पत्नी का तो दूर बढ़कर कोई संबंध होने का उम्मीद नहीं दिख रहा है। अगर एक आरक्षण की आग भारत के सबसे छोटा सा भूभाग मणिपुर, जो आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, भौगोलिक और इकोनॉमिक हिसाब से बहुत छोटा प्रदेश है। छोटा प्रदेश का मतलब मैं उसकी वैल्यू कम नहीं कर रहा हूँ, मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, आर्द्रता की बात करता हूँ, पढ़ने वाले इम्पैक्ट की बात करता हूँ, कि जहाँ 1-2 लाख लोग रहते हैं, अगर वहां पर इस तरह की स्थिति आ जाती है तो कल्पना कीजिए अगर हमारे उत्तर प्रदेश में किसी दिन आरक्षण की आग में विस्फोट हो गया तो वो किसके संभालेगा। लाख लोगों वाले क्षेत्र में पुलिस 3 महीने से कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ यही कि दोनों लोगों को 2 कैंपों में बंद कर दिया और सारे लोगों को भूखमरी के लिए छोड़ दिया। तो उत्तर प्रदेश के लोग तो कैंप में भी नहीं जा सकते। 28-30 करोड़ लोगों को कौन से कैंप में रखेंगे आप और कहाँ रखेंगे। उसी तरह से बिहार, बंगाल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन हर जगहों पर लोग कैसे समावेश होंगे और कैसे नियंत्रित होंगे अगर उनमें इस तरह की विस्फोटक भावना उत्पन्न हो जाए। तो मणिपुर में क्या हुआ था, उन लोगों के मन में दबे जुबान में यह कहे जा रहे थे कि भाई कभी तो कोई सरकार आएगी, कभी तो कोई अदालत यह निर्णय देगा कि हमको हमारा हक मिल जाएगा। लेकिन जब अदालत का निर्णय आ गया और उनको लगा कि अब मेरा हक नहीं मिलेगा, हमारा हक मारा जा रहा है, तो उन्हें विरोध के अलावा और कोई उम्मीद नहीं लगी और उन्होंने अंतिम विकल्प रूप में विरोध को अपना हथियार बनाया। और विरोध का परिणाम हुआ कि सरकारी संपत्ति का नुकसान, अपने लोगों का नुकसान, जान माल का नुकसान और लोगों का जान पर बनाना, कई लोगों का जान से हाथ धोना है। इन सब चीजों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका मूल आधार आरक्षण है और आरक्षण के अलावा कुछ नहीं है। मित्रों, आरक्षण किसी जमाने में कुछ खास समय के लिए दिया गया था, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में उसको और बढ़ाते अब ये स्थिति आ गई है कि कहीं कहीं राजपूत मतलब क्षत्रिय समाज, जिसमें मैं आता हूं, जिसको कहा जाता है कि ये स्वर्ण समाज के लोग हैं, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, इन्हें से तो लड़ाई है, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि हमको आरक्षण दीजिए। और कई मंचों पर नेता आके समर्थन करते हैं कि हाँ भाई आपको आरक्षण दीजिए। अब कई लोग कहते हैं, कोई कुर्मी कह रहा है कि जी मेरे को आरक्षण में डाल दीजिए, मेरे को पिछड़े में डाल दीजिए, मेरे को अगले में डाल दीजिए, मेरे को अनुसूचित जाति दलित में डाल दीजिए, फलाना। मतलब अपने नाम को, अपने समाज को आरक्षित वर्ग में डालने की लड़ाई पर कई लोग नेता, मंत्री, सांसद, विधायक बन गए और कई लोग बनने का प्रयासरत रहे। और जो वो लोग बनने का प्रयासरत रहे हैं वो बयानबाजी, आगजनी और इस तरह के विस्फोटक काम कर रहे हैं ताकि सरकार दबाव में आए और उनके समाज को आरक्षण दे दे। और कई जगह मजबूर होकर के सरकार वोट बैंक के लालच में इनको आरक्षण दे भी रही है। मित्रों, सरकारों को आरक्षण का विकल्प खोजना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी परिकल्पना पर सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण लगाई गई थी, उनका कहना था कि जिस दिन दलित वर्ग मतलब आरक्षित वर्ग का आदमी सत्ता के शीर्ष सिंहासन में बैठ जाएगा, वह दिन मैं मानूंगा कि सामाजिक समरसता आ गई है और अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हमने आरक्षण वर्ग से राष्ट्रपति बना दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया,
मुख्य न्यायाधीश बना दिया, मुख्य सेक्रेटरी मतलब सचिव बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया और कई केंद्रीय मंत्री और आईएएस पीसीएस बना दिए, कई उद्योग पर उद्योगपति बना दिए, उसके बाद भी अभी आरक्षण की आवश्यकता है, तो यह सिर्फ वोट बैंक की मंशा है, आदमी को मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य नहीं है। आरक्षण की स्थिति यह है कि लोग चौड़े में कह रहे हैं कि हम आरक्षण वर्ग से आते हैं, BMW चलाते हैं। मतलब कुछ लोग जो BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और जगुआर जैसी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वो चौड़े में आरक्षण का गुणगान करते हैं कि हम आरक्षण में आते हैं। मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि मेरे घर के गली से मैं निकलता हूँ तो ये प्रधानमंत्री का दिया हुआ राशन, जो कि गरीब, दलित और ऐसे लोगों के लिए दिया जाता है, वो 3-3 साढ़े 3 लाख के जो महंगे वाले मोटरसाइकिल है उस पर बैठ करके 20 किलो गेहूं ले जाते लोगों को मैंने देखा है। गले में 10-15 लाख रुपए की ज्वेलरी पहने हुए लोग 20 किलो लाइन में कह मैं आरक्षण वर्ग में आता हूं और यह मेरा अधिकार है। रीना डाबी, टीना डाबी आईएएस के शीर्षस्थ पर पहुंच गई, जिनके माँ बाप स्वयं भी सरकारी के शीर्षस्थ आसन पर बैठे हुए थे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस तरह की सोच जिस दिन आम जन में फैल जाएगी, मैं राकेश परमार गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, अगर जिस दिन नहीं कमाऊंगा उस दिन भोजन नहीं मिलेगा, भूखे रह जाऊंगा। लेकिन सरकार कहती है कि तुमको आरक्षण की जरूरत नहीं है, और मेरे ही घर के बगल में BMW पर आने वाला आदमी जिसकी ऑडी 3 पहले से खड़ी हुई है और 20-20, 22-22 करोड़ रुपए के सारे गाड़ियों का मूल्यांकन करने पर, क्योंकि 2 करोड़ 2.5 करोड़ से नीचे की उसके पास गाड़ी नहीं है और वो आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो इस तरह की मन में जब विद्वेष पैदा होगा तो वो उसका परिणाम क्या होगा और कहाँ तक इस चिंगारी को दबा के रखेंगे, और अगर विस्फोट हो गया कहीं मणिपुर की तरह तो उसको कैसे संभाला जाएगा। मैं उस दिन को सोच करके परेशान हो रहा हूँ और खौफ से मर जा रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो किन किन का नुकसान होगा, किन किन का जान जाएगा, यह तो मणिपुर की घटना के आकलन से, उसके परसेंटेज से ही लगाया जा सकता है। लेकिन मित्रों, आज भी सरकार आरक्षण के विकल्प के जगह आरक्षण को सुरक्षा के मुंह की तरह से लगातार बढ़ाए जा रही है और इसमें सामाजिक वैमनस्य को जन्म दे रहा है, बल्कि वो विकराल रूप ले रहा है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि आरक्षण वर्ग में आने वाले लोग स्वयं हिंदू हैं, उनके घरों में हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा पाठ होता है, लेकिन जब सामाजिक बदलाव की बात आती है, समाज में बहस की बात आती है, तो वो कहता है कि नहीं हम तो हिंदू नहीं, हमको हिंदू से क्या मतलब है। मतलब अब हिंदू क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया, लाला ही रह गया है। वो लोग कहते हैं, कोई कहता मैं वनवासी हूँ, कोई कहते आदिवासी हूँ, कोई कहता मैं दलित हूँ, कोई अब तो ये लोग कहने लगे कि मेरा देवता तो अम्बेडकर है। अम्बेडकर जी को आप देवता मानिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अम्बेडकर जी को ही देवता मानिए इसमें में बुराई है, क्योंकि अम्बेडकर जी स्वयं को देवता नहीं माने थे, वो इंसान थे। लेकिन इन तरह से कई लोग जो ये नहीं समझ पाते हैं। मैं एक नया चर्चा चला हुआ है, नीता अंबानी, मतलब जो देश की सबसे बड़ी महिला है अब आज के तारीख में, तो उनके सामने सरकार नतमस्तक है, तो हम तो आदर्श ही नाम लेंगे। नीता अंबानी का एक स्टेटमेंट बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आई नीता अंबानी बिलोंग फ्रॉम बुद्धाज प्लेस, बुद्ध की धरती से आए हुए हूं मैं, नीता अंबानी हूं। अब जितने दलित वर्ग के लोग जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी बुद्ध धर्म अपना लिया था, मायावती भी अब बुद्ध धर्म के प्रचार करने लगे हैं, मतलब आमतौर पर दलित वर्ग के लोग बुद्ध को अपना मानने लगे हैं। वो लोग यह भूल जाते हैं कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय समाज के थे। मतलब जातीय विद्वेष में, लोगों के प्रति वैमनस्य में इतना अंधा हो गए हैं कि हमसे नफरत करते हैं हमारे पूर्वज को अपना आदर्श मानकर। अब इससे बड़ा और कोई उदाहरण आपके सामने नहीं हो सकता कि एक दलित कहता है कि बताइए परमार जी, नीता अंबानी को क्यों कहना पड़ा कि हम बुद्ध के धरती से हैं। मतलब दलित वर्ग की शक्ति उनको समझ में आई। मैं बोला हाँ भाई, लेकिन भगवान बुद्ध कौन जाति के थे तुमको मालूम है? अब आप उतना ऊंचा मत जाइए। भूल गया। कोई कहता है कि जी हम सिख वर्ग के हैं, लेकिन सिख के प्रथम गुरु किस जाति के थे यह लोग याद करना ही नहीं चाहते। कहते हैं लोग मैं जैन धर्म से हूं, जैन तीर्थंकर किस जाति से थे ये लोग सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वैमनस्य है, और यह चिंगारी किस दिन लावा बनेगी, उसका विस्फोट का असर क्या होगा, यह मणिपुर से समझने की आवश्यकता है, बल्कि मैं कहूंगा कि इसे डरने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वह इसलिए कि आरक्षण पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। आरक्षण उनका पहला अधिकार है, आरक्षण उनका पहला हथियार है और आरक्षण उनका पहली बैसाखी है जो सत्ता तक उनको पहुंचाई है। अगर आरक्षण पर कुछ बोल जाएंगे तो सत्ता से हाथ धो जाएंगे। और 2024 उनके सर पे है। कुछ लोग मरते हैं तो मरने दें, सरकार 2024 में बननी बड़ा जरूरी है। प्रधानमंत्री यही सोच रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री को अपने कुर्सी की खतरा पर मणिपुर में 100-200 लोगों के मरने का कोई चिंता नहीं है, तो सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश में 100-200 करोड़ लोग मर जाएंगे तो वो क्यों कुछ बोलेंगे, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता तो तब भी होगी। यह बात ध्यान देने वाली है कि नेता हमारे मौत से नहीं घबराता, नेता अपने कुर्सी के खतरा आने से घबराता है। मणिपुर इसका उदाहरण है। विचार जरूर करिएगा, क्योंकि जो चीज क्लास थी वो बड़ी सफाई से कास्ट कर दी गई है। अब कास्ट कहाँ तक सत्यानाश करेगी या सिर्फ सोच के ही आप घबरा जाएंगे। मैं तो घबरा रहा हूँ, ऐसा ना हो। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और सामाजिक समरसता की हमेशा हो विजय। जय हो।